हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। मगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहते। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है कॉची सीक्वेंसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कॉची सीक्वेंसेस को ही बोलते हैं फंडामेंटल सीक्वेंसेस। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके कॉची सीक्वेंस, फिर उसके बाद समझाता हूं आपको यहाँ पे करना क्या है। कॉची सीक्वेंस जो आपकी पहली डेफिनेशन है इसकी, वो लिखिए। अ सीक्वेंस अ सीक्वेंस fn is said to be a Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of fn minus fm is less than epsilon for every n greater than equals to m। इसी की और दो इक्विवेलेंट फॉर्म भी होते हैं। मतलब आप इसी डेफिनेशन को दो और टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, दो और तरीके से। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि सीक्वेंस fn इज सेड। अच्छा, आपको ये डेफिनेशन लिखते वक्त कुछ याद आ रहा है? सेम टाइप की डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी थी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, जहां पे रहता था मॉड ऑफ एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। यहाँ पे बस क्या फर्क है? एल के जगह यहाँ पे आया एफ ऑफ एम। बाकी कुछ भी फर्क है क्या आपको इसमें? नहीं। तो आपको एक तरीके से समझ में आ रहा है जो कॉची सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है? कन्वर्जेंट होती है। याद रखेंगे पक्के में। A sequence fn is said to be a Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that f of m plus p minus f of m is less than epsilon for every p greater than 0। और इसी की आप एक और तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं जो है अ सीक्वेंस fn is said to be is said to be a Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m
such that mod of fp minus fq is less than epsilon for every p, q greater than equals to m। तो अगर आप देख रहे होंगे आपको तीनों डेफिनेशन एक ही तरीके की दिख रही है। एक सीक्वेंस को आप कॉची कब बोलोगे, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहां पे एग्जिस्ट करेगा एक पॉजिटिव इंटीजर m। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी वहां पे एक एग्जिस्ट करना चाहिए नेचुरल नंबर m। किस तरीके से, पहली डेफिनेशन कहती है मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ एम, ये लेस आना चाहिए किससे, एप्सिलॉन से, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m आना चाहिए। सेकेंड केस कहता है एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए एक नेचुरल नंबर m। किस तरीके से, कि जब आप मॉड लेते हैं एफ ऑफ m प्लस पी माइनस एफ ऑफ m का, तो ये वैल्यू नीचे लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और तीसरी डेफिनेशन कहती है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए एक m जो बिलोंग करता है n से, यानी m एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरीके से, कि f ऑफ p माइनस एफ ऑफ क्यू ये लेस रहना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर एवरी p, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो आप दोनों तीनों डेफिनेशन में देखिए n जो है m से बड़ा है, तो पहले आया f ऑफ n माइनस आया f ऑफ m, दोनों के बीच का डिफरेंस ये उसका मॉड क्या रहना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे m प्लस p है और यहाँ पे p ये बड़ा होता है 0 से, फॉर एवरी p ग्रेटर देन 0। तो p ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब m प्लस p, यहाँ पे आता है फॉर एवरी p ग्रेटर देन 0। p ग्रेटर देन 0 मतलब p की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 होनी चाहिए, तो m प्लस 1 m से बड़ा है, यानी वाली टर्म्स के बीच का भी जो डिफरेंस है बड़ी माइनस छोटी क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। यहाँ पे p और q दोनों m से बड़े या इक्वल है ना। तो यहाँ पे भी देखो वैल्यू क्या है, f ऑफ p माइनस एफ ऑफ q लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। तो ये तीन डेफिनेशन है, तीनों में आप क्या ले रहे हैं, डिफरेंस, क्या, एफ ऑफ बड़ा नंबर माइनस एफ ऑफ छोटा नंबर, दोनों के बीच का मॉड ये लेस आना चाहिए एप्सिलॉन से। जनरली जब हमको प्रूव करना रहता है कोई भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, तो हम पहली डेफिनेशन लेके चलते हैं। हमको कभी भी अगर डिस्प्रूव करना रहता है, यानी हमको बताना रहता है कि कोई सीक्वेंस कॉची नहीं है, तब हम लास्ट वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ताकि इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखने वाले, इससे पहले 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट लिख लो, इसके जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। पहला है एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्या याद रखना है, कॉची सीक्वेंस हमेशा कैसी होती है, बाउंडेड होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो है, इसको हम बोलते हैं कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन। कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन, sequence converges, a sequence converges if and only if it is a Cauchy सीक्वेंस। पढ़े ऐसा आप लोगों ने क्या, कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज होंगी कब, जब वो कैसी होंगी, कॉची सीक्वेंस होंगी, और अगर वो कॉची सीक्वेंस है तो वो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। इफ एंड ओनली इफ, याद है ना, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा ट्रू रहेगा, दूसरा ट्रू है तो पहला ट्रू रहेगा। क्या याद रखना है यहाँ पे, कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ
इट इज अ कॉची सीक्वेंस। मतलब मैं इसको दो स्टेटमेंट में लिख सकता हूं। पहला, इफ सीक्वेंस converges then it is a Cauchy sequence, मैं ऐसा बोल सकता हूं। एंड दूसरा क्या बोल सकता हूं, इफ sequence is Cauchy sequence then it converges। ये याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस दी हुई है कि वो कॉची सीक्वेंस है तो पक्के में वो कैसी रहेंगी, कन्वर्ज करेंगी। अगर आपको कह रहा है कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो पक्के में वो कौन सी सीक्वेंस हो जाएंगी, कॉची सीक्वेंस हो जाएंगे। तो ये होता है आपका कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो कैसी रहेंगी, कन्वर्जेंट रहेंगी, यानी वो जाके कन्वर्ज करेंगे। अगर आपको दे रहा है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो पक्के में वो क्या होंगी, कॉची सीक्वेंस। कौन से क्राइटेरिया से, कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस है। याद रहेगा, पक्के में कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस जो है नेसेसरी एंड sufficient condition for a sequence Fn to be convergent is that to each epsilon greater than 0 there corresponds a positive integer m such that mod of f n plus p minus fn is less than epsilon for every n greater than equals to m for every p greater than 0। ठीक है, आप इसको ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं या तो फॉर एवरी पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं। पक्के में याद रहेगा, आप ग्रेटर देन 0 लिखो या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखो, क्योंकि आपको याद है यहाँ पे हम लोग सब किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही आएगा। ग्रेटर देन 0 कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। याद रखेंगे तो आपको इतने स्टेटमेंट याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखो कि आपको क्या करना है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेना है तो वहां पे एक नंबर m एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरीके से कि मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ एम, ये आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक ये याद कर लो पक्के में, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए n किस तरीके से कि एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ क्यू का मॉड, ये लेस आना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर एवरी p कामा क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m। और फिर याद कर लो कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस। कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस क्या बोलता है, अ सीक्वेंस कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। यानी एक सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगी कब, जब वो कॉची सीक्वेंस रहेंगी। एक सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस है मतलब वो कन्वर्ज करेंगे। दोनों को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको किस तरीके के पूछता है। जैसा आपका अगर उसने बोल दिया prove that the sequence 1 upon n is a Cauchy sequence। कह रहा है आपको प्रूव करना है कि 1 upon n क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है। तो चलिए हम इसको सेम तरीके से प्रूव करेंगे। सबसे पहला क्या रहता, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ
एन। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एन की वैल्यू ले लेंगे हम 1/n एंड एक हम नंबर लेंगे m। किस तरीके से कि n जो है ये बड़ा हो जाए m से। क्या क्या हमने एक नंबर ले दिया m। किस तरीके से कि n जो नंबर है वो m से बड़ा हो जाए। बट हमको अभी मालूम नहीं है कि m नंबर क्या है। अब हम m यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। अगर आपको याद हो किसी भी सीक्वेंस को आप कॉची सीक्वेंस कब ले सकते हैं? जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहां पे एग्जिस्ट करे एक पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर m। किस तरीके से कि मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ एम ये आ जाए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए आएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। अब हमने लिया लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हमको काय की वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एम की। तो आ गया मॉड ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एम। बताओ एफ ऑफ एन क्या है 1/n माइनस एफ ऑफ एम क्या आएगा। एफ ऑफ एम कैसे निकालेंगे? जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे 1 के डिवीजन में n आ रहा है। तो जब यहाँ पे m रहेगा तो यहाँ पे 1 के डिवीजन में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज बताइए यहाँ पे n बड़ा है m से है तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा? आप बोल सकते कि 1/n छोटा रहेगा 1/m से रहेगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आया, सच में समझ में आया। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि अगर n डायरेक्ट अगर आपको लिखना नहीं आता n बड़ा है m से तो देखो n जैसा था उसकी जगह भी 1 रखता हूँ। यहाँ पे m मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में बड़ा वाला साइन जैसा था वैसा m यहाँ से हट गया तो क्या बचा वहां पे 1। n यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था इधर जाएगा तो डिवीजन में। ऐसे में समझ में आ रहा कि 1/m बड़ा रहेगा 1/n से रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यानी यहाँ पे जो 1/m है ये बड़ा आना चाहिए 1/n से। तो मैं बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू लिखता हूँ हमेशा। तो मैं माइनस साइन को ले लेता हूँ यहाँ से बाहर तो आ जाएगा 1/m माइनस 1/n। और मॉड के अंदर नेगेटिव साइन रहे तो उससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो क्या आएंगी वैल्यू 1/m माइनस 1/n। ये वाली वैल्यू हमेशा कैसे आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। क्यों पॉजिटिव आने वाली है? क्योंकि 1/m बड़ा है 1/n से। इसका मतलब 1/m यहाँ पे प्लस इधर आए तो माइनस 1/n ये हमेशा ग्रेटर रहेगा 0 से। 0 से बड़ा है पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगता क्या? नहीं लगता। और ये माइनस साइन जो मॉड के अंदर था ये बाहर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा कैंसिल। याद रखना मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू रही बाहर आई तो कैसे हो जाती? पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ता? लेस देन एप्सिलॉन बनाना पड़ता। अब आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया 1/m माइनस 1/n ऐसा दिया हुआ है आप लोगों को। मैं इसको ऐसा कर सकता क्या 1/m माइनस 1/n लेने के बजाय मैं इसको लिख देता हूँ लेस देन 1/m। बोल सकता 1/m बड़ी वैल्यू है माइनस 1/n छोटी वैल्यू है तो मैं 1/m में से जब भी 1/n को सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे सपोज करो 1/m की वैल्यू आ रही है 2, 1/n की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पे क्या वैल्यू है 1/m यानी 2 माइनस 1/n यानी 1। 2 में से 1 गया तो 1। मैं बोल सकता है लेस देन 2 है, बोल सकता यानी 1/m माइनस 1/n ये लेस आएगा 1/m से। तो जब भी आपको लेस वाला साइन बनाना है तो क्या करना जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको हटा देना। अगर आप वहां पे कोई भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो सीधी सी बात है आपको बड़ा नंबर मिलेगा। और ले लो कि ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आपको मिल रहा है देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ एम
इसकी वैल्यू क्या आ रही, लेस देन एप्सिलॉन। बट ये कब आएंगी, जब 1/m छोटा रहेगा एप्सिलॉन से। आ रही है ऐसी, Fn माइनस Fm का मॉड, ये छोटा रहेगा एप्सिलॉन से। इसी को सॉल्व कर रहे थे, वाली वैल्यू है, तो ये वैल्यू छोटी है एप्सिलॉन से। कब, जब आपका 1/m ये छोटा रहेगा एप्सिलॉन से रहेगा। अब अगर 1/m छोटा है एप्सिलॉन से, मतलब दैट इज इफ 1/एप्सिलॉन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जाए तो डिवीजन में 1/एप्सिलॉन, ये लेस है m से। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दैट इज इफ m बड़ा है 1/एप्सिलॉन से। हो गया, यानी आपको m की वैल्यू क्या लेना है, ऐसी वैल्यू जो बड़ी हो 1/एप्सिलॉन से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर m, तो आप लिखेंगे लेट m be any positive integer greater than 1/एप्सिलॉन। याद है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं m be any positive integer greater than एप्सिलॉन, या तो m be any नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, या तो m be any नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो देखो आपको कंडीशन मिल गई क्या, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मेरे को क्या मिला, मॉड ऑफ Fn माइनस Fm, ये लेस आ जाएगा एप्सिलॉन से फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जहां पे m की वैल्यू क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर जो बड़ा है किससे, 1/एप्सिलॉन से है। और यही क्या हो गई आपकी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। तो आप लेंगे देयरफॉर सीक्वेंस Fn is a कॉची सीक्वेंस, और Fn से आपने क्या डिनोट किया था, 1/n। तो आप लेंगे देयरफॉर सीक्वेंस 1/n is a कॉची सीक्वेंस। आगे कोई भी दिक्कत, अगर यहाँ पे कॉची सीक्वेंस के बजाय पूछा रहता प्रूव दैट इट इज कन्वर्जेंट, तो यहां तक आप सॉल्व करते, आप लिखते कि 1/n इज अ कॉची सीक्वेंस। और आपको मालूम हर कॉची सीक्वेंस कैसी रहती है, कन्वर्जेंट रहती है, रहती है। आप लिखेंगे अगर पूछा रहे तो, अभी जैसे वाले क्वेश्चन में पूछा है क्या, नहीं पूछा है, तो मैं लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर पेपर में दिया रहता प्रूव दैट द सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट, तब मैं क्या लिखता था यहाँ पे, देयरफॉर बाय कॉचीज क्राइटेरिया ऑन कन्वर्जेंस, क्या लिखेंगे आप, 1/n इज कन्वर्जेंट लिखेंगे, क्योंकि कॉची क्राइटेरिया ऑन कन्वर्जेंस क्या कहता है, पढ़े हम लोगों ने, कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, फॉर कन्वर्जेंस, ऑन कन्वर्जेंस नहीं, फॉर कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस क्या कहता है, एक सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी कब, जब वो रहेंगी कॉची सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस, तो वो क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा कैसे लिखना है आप लोगों को। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर आपको एक चीज समझ में आ रही है ना, अगर आपने पहले के टॉपिक को कन्वर्जेंस वाले अच्छे से पढ़े हुए, लिमिट निकालना अच्छे से पढ़े हुए, तो यार टॉपिक उतना हार्ड नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट वाला लेक्चर देखने के लिए आए, तो फिर थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। शो दैट सीक्वेंस Fn वेयर Fn की वैल्यू है -1 to the power n upon n is a convergent सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे उसने कॉची निकालने को नहीं बोला, क्या बोला, आप प्रूव करो कि ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन मेरे को मालूम अगर एक सीक्वेंस को मैं कॉची प्रूव कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी,
कन्वर्जेंट हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं हियर एफ एन हमको क्या दिया हुआ है, एफ एन हमको दिया हुआ है -1 का पावर n अपॉन n लिए। फिर आप लेते लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 और मैं एक वैल्यू लूंगा n जो बड़ी रहेंगी m से। मैंने क्या लिया, एक वैल्यू n लिया जिसको मैंने ग्रेटर ले लिया हूं अभी को m से ले लिया हूं, n बड़ा है m से। चलिए बताइए अब क्या करेंगे, फिर से सेम लॉजिक लगाएंगे। हमको क्या चाहिए रहता, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट करना चाहिए एक नंबर m, किस तरीके से कि मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ एम, ये आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, ये आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m आना चाहिए। तो मैंने ले लिया n अभी को बड़ा है m से। और चलो अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले आप लेंगे वैल्यू कंसीडर, किसको कंसीडर कर लेंगे, एफ एन माइनस एफ एम को। तो आ जाएगा पहले एफ एन की वैल्यू क्या है, -1 का पावर n अपॉन n आएगा। फिर आएगा माइनस एफ एम क्या आएगा, -1 का पावर जहां जहां n है उसके जगह रख दो m, आएगा -1 का पावर m अपॉन m। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी जब हमने यहाँ पे m लिखा है, हमको मालूम नहीं यहाँ पे m क्या है। क्यों नहीं मालूम, हमने रैंडमली सिर्फ m लिखा हुआ है। हम सॉरी, यहाँ पे अभी तक हमने m की वैल्यू निकाले क्या, नहीं, वो तो हमको कंपेयर करने के बाद मालूम चलेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे -1 का पावर n, यहाँ पे -1 का पावर m है ऐसा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये मॉड को कर देता हूं सेपरेट। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये लेस देन इक्वल रह सकता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से, जिसका मतलब होता है ये लेस देन या इक्वल रहेगा किससे, मॉड ऑफ -1 का पावर n माइनस की जगह प्लस मॉड ऑफ -1 का पावर m से रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। ये चीज आपको याद है ना, आपका मॉड ऑफ a माइनस बी ये लेस देन इक्वल रहता है किससे, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से रहता है। समझा पक्के में कैसे आया ये, अरे सच में समझा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा ना तो इसको ऐसा याद रख लो कि हमने क्या किया, मॉड के अंदर माइनस साइन ले गए। ऐसा याद रख लो कि इसको मॉड को इधर रखा फिर मॉड को इधर लेके गए। कैसे याद रखना, अब देखो अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, एक है 2 दूसरा है 1, 2 -1 का मैं निकाल रहा हूं मॉड। अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का मॉड कितना आ जाएगा 1। लेकिन देखो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं इसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं मॉड ऑफ 2 - 1, इसको अगर मैं सेपरेट करूं मैं इसको ऐसा लिख सकता मॉड 2 प्लस मॉड ऑफ -1 लिख सकता। मॉड 2 हो जाएगा 2, मॉड ऑफ -1 हो जाएगा +1, 2 + 1 3 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 जो है वो लेस है 3 से। लेकिन अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए तो मॉड ऑफ a प्लस b, ऐसा वाली वैल्यू अगर मैं ले लूं तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 + 2 कितना आ जाएगा, मॉड 3, जिसकी वैल्यू आती है 3। और मैं मॉड ऑफ 1 + 2 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, मॉड 1 प्लस मॉड 2, मॉड 1 होता है 1, मॉड 2 होता है 2, 1 + 2 कितना आता है 3। तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे एक आधी नंबर नेगेटिव हो जाए, आप चाहो ना तो इसको प्लस के फॉर्म में याद रख लो कि a मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से। बस इसमें क्या याद रख लो, हो सकता है a और b में से कोई वैल्यू क्या हो जाए नेगेटिव। जैसे देखो वाले केस में a 1 था b 2 था, तो दोनों कैसे थे पॉजिटिव। वाले केस में a 2 था b क्या था -1 था, तो ये कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। समझा पक्के में। तो a और b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करेगा कि अंदर का आंसर क्या आता है। याद रखेंगे पक्के में। तो सबसे पहले तो जब भी मॉड सॉल्व करते हैं आपको वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। हम लोगों ने वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाए थे, जब हम लोग
कैलकुलस पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो वहां पे मैंने वाली प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन किया था, याद रहेगा। क्योंकि जब आप दो वैल्यू का सम ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, एक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हो सकता है मेरे को ऐसा आंसर दिया हो मॉड ऑफ -2 प्लस -5 प्लस 2 दिया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये वाली वैल्यू लेस या इक्वल हो सकती है मॉड ऑफ -5 प्लस मॉड ऑफ 2 से। याद रखेंगे, तो जब भी आप मॉड को करते हैं सेपरेट, याद रखना माइनस साइन हो बीच में चाहे प्लस साइन हो, बीच में हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा। याद रखेंगे, यहाँ पे बीच में हमेशा कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन ही आएगा, याद रखेंगे। और फिर आपको मालूम मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझा पक्के में, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों लिया आप लोगों ने, समझा। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। बताइए -1 का पावर n, ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, हमको नहीं पता, लेकिन ये काय के अंदर है, मॉड के अंदर है। मॉड के अंदर वैल्यू कुछ भी हो पावर में -1 के, मॉड के बाहर आने के बाद वैल्यू कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आएगा 1/n। 1 का कोई भी पावर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद माइनस साइन, इवन पावर रहा तो 1 आएगा, ऑड पावर रहा तो -1 रहेगा। मॉड को जैसे हटाऊंगा, मॉड जैसे हटा तो माइनस साइन हो जाएगा गायब। दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस। फिर से यहाँ पे माइनस है, -1 का पावर m। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो भी आंसर क्या आएगा, 1/n। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई तो मॉड लगेगा नेगेटिव में, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो आया 1/n प्लस 1/m। आया पक्के में। अब आप एक चीज याद रखना, ये रेशियो को आप सॉल्व कर रहे हैं, ये रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इक्वल है। लेकिन ये दोनों रेशियो इससे बड़े हैं या तो इक्वल है, याद रहेगा। अब आप बताइए n बड़ा है कि m बड़ा है, आपका n बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे n के जगह रख दूं m, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छा लिख सकता क्या, 1/m प्लस 1/m लिख सकता हूं। याद है फिर से वैल्यू की भूल गए आप लोग, जब भी आप डिनोमिनेटर को बड़ा करते हो तो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो जब आप डिनोमिनेटर को छोटा करोगे तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जब भी ऐसा डाउट आए ना तो करके देखना। मैंने एक नंबर लिया हूं 1/1 लिया हुआ। अब मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा के देखता हूं पहले, तो 1 + 1 करता हूं। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो देखो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आया वो कैसा आया, छोटा है आया। तो डिनोमिनेटर को बढ़ाने में फ्रैक्शन कैसा आया, छोटा है। अब देखो 1 के डिवीजन में पहले क्या था, 1 था। अब मैं इसको और छोटा करता हूं, 1 छोटा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 के डिवीजन में 0.5 आ जाएगा। 1 के डिवीजन में 0.5 मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ये रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 1 से कैसा है, बड़ा है। तो याद रखेंगे पक्के में, डिनोमिनेटर को छोटा बड़ा करने में क्या चेंज आता है, समझ रहा है। और अगर ऐसे में नहीं समझा तो एक वैल्यू और लेके समझाता हूं। देखो अगर रेशियो है 1/2, ये रेशियो की वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार डिनोमिनेटर को बढ़ाता हूं। पहले मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा के दिखाता हूं आपको। तो चलो 1 2 से बड़ा नंबर क्या ले सकता हूं, 4। तो मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। अब बताओ 1/2 कितना होता, 0.5। 1/4 कितना होता, 0.25। तो मेरे को मालूम 0.5 बड़ा है 1/4 से। यानी जब मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो जो मेरे को रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिला वो कैसा मिला, लेस देन ओरिजिनल वैल्यू मिला। फिर से मैं 1/2 एक फ्रैक्शन लेता हूं। अब मैं डिनोमिनेटर को घटाऊंगा तो 1/2 के जगह मैंने लिया 2 से छोटा नंबर 1/1। तो आंसर आया 1। 1 जो है ये 1/2 से कैसा है, बड़ा है। यानी जैसे मैंने डिनोमिनेटर को कम किया, जो फैक्टर आया वो कैसा आया, ग्रेटर आया। तो देखो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को n जो है वो कैसा था, बड़ा नंबर था। बड़े नंबर के बजाय मैंने एक छोटा नंबर m डाला, तो अब ये फ्रैक्शन भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हुआ। तो यहाँ पे साइन है हमारा लेस देन का। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताओ 1/m 1/m कितना आएगा, 2/m।
अब इसको ले लो लेस देन एप्सिलॉन, ले लेंगे तो 2/m जो भी लास्ट फैक्टर आया उसको हमने ले लिया लेस देन एप्सिलॉन, ले लिया। तो बताइए अब क्या मिलेंगे आपको वैल्यू, देयरफॉर हमको मिला फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने सॉल्व किया fn माइनस fm को, इसकी वैल्यू आई लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब 2/m ये छोटा रहेगा एप्सिलॉन से, रहेगा दैट इज इफ, कब, यहाँ पे m डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एप्सिलॉन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो 2/एप्सिलॉन ये लेस आएगा किससे, 2/m ये लेस आएगा किससे, m से आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दैट इज इसी का मतलब आ गया कि m जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, 2/एप्सिलॉन से ना, 2/एप्सिलॉन छोटा है m से, मतलब m बड़ा है 2/एप्सिलॉन से, ओके। तो m क्या हो गया हमारे लिए, लेट m बी एनी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया पक्के में। तो m कोई भी नेचुरल नंबर हो गया ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन, तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने वैल्यू निकाली मॉड ऑफ fn माइनस fm की, ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, क्योंकि अब आपने m को लिख दिया एक नेचुरल नंबर, n भी क्या डिनोट करता है, हर एक नेचुरल नंबर, तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो m या m से बड़ा, सबके लिए आपको क्या मिल रहा है, fn माइनस fm इज लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। ये काय की डेफिनेशन हो गई, कॉची सीक्वेंस की हो गई। तो आप देखें देयरफॉर सीक्वेंस fn इज कॉची सीक्वेंस, कॉची का सी बड़ा लिखना, ठीक है, कॉची सीक्वेंस दैट इज कॉची सीक्वेंस fn, fn क्या है, -1 का पावर n अपॉन n, तो देयरफॉर -1 का पावर n अपॉन n इज अ कॉची सीक्वेंस। अगर ये कॉची सीक्वेंस है देयरफॉर बाय Cauchy's criteria for conversion, by Cauchy criteria for conversion आप क्या बोल सकते हैं, ये fn कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा, सीक्वेंस fn इज कन्वर्जेंट, यही प्रूव करना था आपको, क्या आपको शो करना था, सीक्वेंस fn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ऐसे लिख दो देयरफॉर सीक्वेंस fn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे करना है, पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा आ रहा है, बस यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं fn माइनस fm, यानी हम सेम n वाली टर्म से एक नई m वाली टर्म बना रहे हैं और उनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। और आपको यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी याद रखना है इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ a प्लस बी हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से। अब यहाँ पे a b दोनों में से किसी को भी नेगेटिव रहना है, यहाँ पे a माइनस b का भी फॉर्म है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, क्योंकि मॉड में नेगेटिव साइन आता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस साइन डालने के अच्छा अच्छे से पॉजिटिव ही डाल के रखो ताकि आपको याद रहे, आप ए बी को कुछ भी नेगेटिव लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे किया, नेगेटिव साइन को अंदर लेके चला गया तो हो गया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, और मेरे को मालूम अंदर नेगेटिव है पॉजिटिव है, मॉड जैसे हटाऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मतलब रखता है क्या, नहीं, नेगेटिव नंबर भी है तो भी मॉड के बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर आने के बाद पॉजिटिव ही रहेगा, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अगर किसी ने भी आपको बोला कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या कॉची है तो कर सकते हैं आराम से, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब अगर कोई बोले आपको कि आपको प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है या तो फिर वो कॉची सीक्वेंस नहीं है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
प्रूव दैट, याद रखना कॉची सीक्वेंस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से आने चाहिए आपको। प्रूव दैट सीक्वेंस n का स्क्वायर इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम तीसरी वाली डेफिनेशन यूज करते हैं जब भी हमको प्रूव करना रहता है कि वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो आप देखो फंक्शन ऑफ n क्या है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ n, यहाँ पे n का स्क्वायर। अब याद रखना जब भी स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है, तो आप हमेशा कॉन्जिगेटिव टर्म लेते हैं। क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा, बस इतना याद रखना, जब भी स्क्वायर वाली टर्म हो तो आप क्या करते हैं, कॉन्जिगेटिव टर्म लेते हैं। मतलब मैं एक टर्म ले लूंगा m, एक टर्म ले लूंगा m प्लस 1। क्या करूंगा मैं, एक टर्म ले लूंगा m, दूसरी टर्म ले लूंगा m प्लस n लूंगा, और आप लिखेंगे लेट, यहां पे मैं p ले लूंगा m प्लस 1, q ले लूंगा m। देयरफॉर आप बोल सकते p और q ये ग्रेटर देन इक्वल है m से, है ना। m प्लस 1 m से बड़ा है और m m से इक्वल है। मैंने p को लिया हूं m प्लस 1, q को लिया हूं m, तो मेरा p q या तो m से बड़े हैं या तो m से इक्वल है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो हमारी जो तीसरी डेफिनेशन कहती है वो क्या कहती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू, ये आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पी और क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। किसके लिए, फॉर एवरी पी और क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ऐसे लिखे थे डेफिनेशन, याद है। देखिए a sequence fn is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that fp minus fq is less than epsilon for every pq greater than equals to m। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमको दिखाना है कि वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। क्या दिखाना है हमको, कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन तो नहीं, कोई ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है। अब वो कैसे दिखाते हैं, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सीक्वेंस सेम रखेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, ले लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फिर क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू निकालेंगे। तो पहले जहां पे अभी n था उसके जगह डालो p, तो आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस, फिर f ऑफ q क्या आएगा, जहां पे अभी तक n था उसके जगह डालो q, तो आ जाएगा q का स्क्वायर आ जाएगा। तो मॉड ऑफ p, p की वैल्यू क्या है m प्लस 1, उसका स्क्वायर माइनस q, q की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता a स्क्वायर, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो आ गया ट्वाइस m प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया मॉड ऑफ 2m प्लस 1 आ गया। ये वाली वैल्यू हमेशा कैसे आएंगी, ग्रेटर देन 0, तो आ गया 2m प्लस 1। क्यों ग्रेटर देन 0 आएंगी, आपको इतना अभी तक नहीं मालूम कि m कौन सा नंबर है ना, क्या वैल्यू है उसकी, लेकिन आपको एक चीज पक्के में मालूम है, m क्या डिनोट करता है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 करता है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। मतलब यहाँ पे आप पहला वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं 1, तो 2 1 जार 2 प्लस 1 क्या आएंगी वैल्यू 3, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू भी क्या आएंगी 3, तो हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगाए तो कुछ भी फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो क्या है वैल्यू 2m प्लस 1
हाय, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? तो ये वैल्यू कैसे है आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब आप देखिए, ये जो नंबर है मैंने अभी आपको बताया, m की सबसे छोटी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। रख सकते हैं m के जगह अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, 2 1 जार +1 कितना आ जाएगा? 3 आ रहा है। ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आए। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन कोई नेचुरल नंबर हो जरूरी है क्या? नहीं। एप्सिलॉन छोटे से लेके बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है। हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू ले लूँ 1/2, ले सकता है एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2। ये वाली वैल्यू 1/2 से आपकी कभी भी छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर अभी भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा लो। मतलब ये क्या वैल्यू है? 2m+1। 2m+1 मेरे को कब मिला? जब मैंने 2m में 1 ऐड किया। मतलब ये नंबर पक्के में बड़ा आएगा। किससे? 1 से। बोल सकता, क्योंकि m की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो 2 1 जार क्या आएगा? 2 2 + 1 क्या आएगा? 3 3 हमेशा बड़ा रहेगा 1 से, है ना? तो यानी यहाँ पे 1 तो आंसर आएंगे ही। अगर आपने m की जगह कैसे भी जुगाड़ डाल के 0 भी डाल दिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भले ही m नेचुरल नंबर है, वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने डाल भी दिया 2 × 0 क्या होगा? 0। 0 + 1 कितना आता? 1 आता। तो ये नंबर हमेशा 1 से तो बड़ा रहने ही वाला है, क्योंकि m की वैल्यू 0 से बड़ी रहने वाली है। तो हर एक केस में वाली वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेंगी। तो आप बोल सकते देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले लूंगा 1/2, देन mod of fp minus fq is not less than एप्सिलॉन। तो आप इसको नॉट लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या तो लिख दो इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। बोल सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मैंने कौन सी वैल्यू लिया? 1/2 ले रहा हूं। मेरे 1/2 अगर वैल्यू लिया यहाँ पे, देन fp माइनस fq का मोड, ये क्या आ रहा है? ग्रेटर देन आ रहा है एप्सिलॉन से। आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझा? सच में समझा ग्रेटर देन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थी 2m+1। यहाँ पे आप ये दो वैल्यू एडिशन में है, तो पक्के में वाली वैल्यू बड़ी रहेंगी। किससे? इनमें से किसी भी एक टर्म से, है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ 2 + 3 इक्वल है 5 से, बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका 2 + 3 अगर इक्वल है 5 से, तो मेरा 2 जो है ये भी छोटा रहेगा 5 से, 3 जो है वो भी छोटा रहेगा 5 से रहेगा। मतलब 5 जो है ये बड़ा रहेगा 2 से, 5 जो है बड़ा रहेगा 3 से रहेगा पक्के में। तो ये जो 2m+1 ये दोनों के ऐड होने के बाद मिला है, तो ये नंबर पक्के में बड़ा रहेगा 2m से भी, ये नंबर पक्के में बड़ा रहेगा 1 से भी रहेगा। अब मेरे को 2m की वैल्यू तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को 1 की तो वैल्यू मालूम है ना? तो मैं 2m क्या है नहीं मालूम, लेकिन 1 से तो बड़ा है। और मैं एप्सिलॉन की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूं। तो मैंने ले लिया 1/2। 1/2 के लिए मैंने क्या बोला था कंडीशन? हर एक mod of fp minus fq लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए, या तो फॉर एवरी p, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। बोले थे हर एक p, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए आपको क्या आना चाहिए? mod of fp minus fq लेस आना चाहिए एप्सिलॉन से। हमने एप्सिलॉन की एक पॉजिटिव वैल्यू लिया 1/2। हमारे मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती? ये हमेशा जो नंबर है 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है? तो यानी 1 से तो बड़ा ही है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? 1/2। 1/2 छोटा है 1 से। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझा? आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसा लिख के भी रख लो, सिंस 1 ये बड़ा है 1/2 से,
ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी रहने वाली, 1 से बड़ी वाली वैल्यू कौन है, मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ पी, ये बड़ा आने वाला हमारा एप्सिलॉन से। ऐसा लिख के रख लो अगर याद नहीं रहता तो समझ में आया। हमको जो प्रूव करना था उसकी उल्टी चीज यहाँ पे प्रूव हो गई, है ना। मतलब ये कॉची डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। समझ में आया, पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो अगर आपने एप्सिलॉन लिया है 1/2 देन मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू आ रहा है ग्रेटर देन एप्सिलॉन, आ रहा है। आपकी कोई भी वैल्यू आप ले लो उसके लिए यही वैल्यू आने वाली है। तो ये कॉची सीक्वेंस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आप लिखें देयरफॉर सीक्वेंस कौन सी है, एन स्क्वायर इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो, अगर अभी हमको सिर्फ कॉची सीक्वेंस तक का पूछा है तो हमने लिख दिया कॉची सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पे लगाऊं कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस बाय कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, क्या कहता है कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, अगर एक सीक्वेंस कॉची है तो वो कैसी रहेंगी, कन्वर्जेंट रहेंगी। तो अगर एक सीक्वेंस कॉची नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं रहेंगे। देयरफॉर सीक्वेंस एन स्क्वायर इज नॉट कन्वर्जेंट। समझा, याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो पूछा हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे 2 लाइन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन अगर पेपर में बोला कि प्रूव दैट एन स्क्वायर इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस या तो एन स्क्वायर इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो आप ये पूरा सॉल्व करेंगे। देयरफॉर एन स्क्वायर इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे फिर आप लोग। समझे पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो तो, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो, हैंस फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 it is not possible to find any positive integer m such that mod of fp minus fq is less than epsilon फॉर एवरी p कमा q ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यानी डेफिनेशन वाली लाइन यहाँ पे लिख दो कि हेंस फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 हमको कोई ऐसा m निकालना, हम ऐसा कोई भी m निकाल नहीं पा रहे जिसके लिए ये ट्रू हो सके। समझ में, यानी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना एक लाइन पे, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिख रहे हैं। समझा पक्के में, ऐसा करते हैं। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो इस पर। चलिए अब लिखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूजिंग कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस show that the sequence fn where fn की वैल्यू है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू
1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। आपको प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको बोला डायरेक्ट कि कन्वर्जेंट नहीं है, यहाँ पे लिख दिया कि कॉची जनरल प्रिंसिपल यूज करो, कंफ्यूज नहीं होना, मेथड सेम रहेंगी हमारी। जब भी बोल रहा है कि कन्वर्जेंट नहीं है तो पी और क्यू लेना, जब भी बोल रहा है कि कन्वर्जेंट प्रूव करो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एम लेना। तो आप अगर एक मेथड पकड़ के चलोगे ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। असल में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं इनमें से, ऐसा लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक टाइप के क्वेश्चन को एक मेथड पकड़ के चलोगे तो आपको ज्यादा चांसेस रहता है कि वो क्लिक हो एग्जाम में। तो हियर क्या दिया हुआ है हमको, एफ ऑफ एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n दिया हुआ है। अब आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ रहा है, पहले 1/1 था, फिर 1/2 था, फिर 1/3 था, एंड में आया 1/n आ रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जनरली मैं पी और क्यू किस तरीके से लेता हूं, तो लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, ये आपको दिया हुआ है, एंड आप p को ले लो 2m, q को ले लो m। तो आप बोल सकते देयरफॉर फॉर एवरी p और q, ये बड़ा रहेगा किससे, m से रहेगा। p की वैल्यू 2 टाइम्स m तो हमेशा बड़ा रहेगा m से, q की वैल्यू है m तो वो हमेशा इक्वल रहेगा m से, चाहे m की कोई भी वैल्यू आपकी ले लो आप, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। सच में समझा पक्के में? आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सो दैट लिख सकते हो, या तो ऐसा एरो बना सकते हो, कुछ भी समझ में आ रहा है। बस आपको मेंशन करना है कि p और q क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू m रहेगा। फिर उसके बाद आप का इक्वल लेते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ p माइनस एफ ऑफ q की, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ p का ऐसे इक्वल है 2m से, तो आ जाएगा एफ ऑफ 2m माइनस एफ ऑफ q का ऐसे इक्वल है m से आएगा, तो आ जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ 2m, क्या आएगा जहां पे n है उसके जगह क्या लिखना पड़ता 2m, तो आएगा 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/2m आ गया। ये हो गया एफ ऑफ 2m माइनस एफ ऑफ m। एफ ऑफ m कैसे आएगा, यहाँ पे आखिरी वैल्यू डाल दो m, तो आएगा 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/m आएगा। अब आप देखो दोनों में, यहाँ पे भी 1 है, -1, 1 में से 1 गया 0, 1/2 में से 1/2 गया 0, 1/3 में से 1/3 गया 0, कहाँ तक 1/m तक। तो 1/m तक की पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही 1/m तक की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, m के बाद डिवीजन में क्या आएगा m+1, m+1 के बाद m+2, ऐसा चलते जाएंगे जब तक आखिर में आखिरी वैल्यू क्या नहीं आएंगी यहाँ पे 2m मतलब m+m आएगा। समझा, कोई भी दिक्कत नहीं। जिनको नहीं समझाओ देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 था, फिर 1/2 1/3 ऐसा चलते जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है 2m, ये बड़ा है m से है, तो मैं 2m को क्या लिख सकता हूं m+m लिख सकता हूं। तो यहाँ पे एक टर्म आएंगी m, तो देखो डिनोमिनेटर हमेशा 1 से बढ़ रहा है, तो अगली टर्म क्या आएंगी m+1, फिर आएंगी m+2, फिर आएंगी m+3, ऐसा चलते जाएंगे जब तक लास्ट टर्म क्या नहीं आती m+m। तो m+m कितना आ गया 2m आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहो तो पहले वाली स्टेप लिख सकते हो वहां पे कि आप ऐसा लिख दो मॉड ऑफ, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दो, यार टर्म को हमने कर दिया एक्सपांड इस तरीके से 1 + 1/2 + 1/3 ऐसा होते जा रहा है 1/m + 1/m+1 m+2 m+3, फिर आखिर में 1/2m यानी m+m माइनस क्या वैल्यू हो रही 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/m हो रही। तो यहाँ पे 1 से लेके 1/m तक की वैल्यू दोनों हो जाएंगी कैंसिल, तो क्या बचा 1/m+1 m+2 m+m आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे m क्या रहेगा आपका, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। हमको इतना मालूम m पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, लेकिन क्या वैल्यू है ये अभी तक मालूम है क्या, नहीं मालूम, क्योंकि m पॉजिटिव इंटीजर तो हमेशा कैसी वैल्यू रहेंगी पॉजिटिव। यहाँ पे एक भी वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है क्या,
नहीं, सब वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, ये वैल्यू हमेशा कैसे आएंगी, पॉजिटिव। तो आ गया 1/m+1, 1/m+2, ऐसा चलते जा रहा है, एंड में क्या आएगा, 1/m+m आएगा। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमको जब भी प्रूव करना रहता है कि ये कन्वर्जेंट है, तो हम क्या प्रूव करते हैं, वाली वैल्यू आ जाए लेस देन। हमको जब भी प्रूव करना है कि ये कैसा है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम फोकस करते कि हम कैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बनाए करते। अब अगर मेरे को चाहिए ये वाला रेशियो मैं लिखूं बड़ा है किसी ना किसी रेशियो से, है ना, तो कोई भी रेशियो बड़ा और छोटा कब होता है, मैंने आपको सिखाया जब भी आप डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं, रिजल्टेंट रेशियो छोटा होता है। तो आप अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इनको बड़ी कर दोगे तो जो रिजल्टेंट रेशियो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो चलो मैं बड़ी वैल्यू कर देता हूं, 1/m+1 था, मैं इसको m+m कर देता हूं। यहाँ पे 1/m+2 था, मैं इसको m+m कर देता हूं, अप टू 1/m+m आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझ में आया। जैसे आप डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं तो आपका रेशियो जो है वो छोटा होता है। 1 2 3 4 अब तक कहां तक जा रहा, m तक, यानी m इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, 1 को बढ़ा के m लिख दिया। क्यों, अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा कर दूंगा तो जो रिजल्टेंट रेशियो आएगा वो कैसा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो आगे लेस देन, आगे तो चलिए इस रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा 1/m+m 2m, m+m 2m, m+m 2m आएगा पक्के में। यहाँ पे 1 2 3 अप टू m आ रहा, तो टोटल कितने टाइम आ रहा है, ये m टाइम्स आ रहा है। इसको m टाइम्स लिखते हो तो बरोबर लाइन ड्रॉ करना, नहीं तो उसको लगेगा कि आप डिवाइड कर रहे हो, ऐसा और ऐसा, यहाँ पे लिखना m टाइम्स। m टाइम्स अगर आप एक वैल्यू को ऐड करोगे तो 1 अगर m टाइम्स ऐड होगा तो क्या बनाएगा, m/2m, mm कैंसिल, तो क्या है वैल्यू 1/2i। यानी जब आप इस रेशियो को सॉल्व करते हैं, इस रेशियो को सॉल्व करते तो क्या वैल्यू आती, 1/2। तो ये जो 1/2 है ये छोटा आएगा किससे, ये रेशियो आप जिसको सॉल्व कर रहे हो उससे। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं मॉड ऑफ fp माइनस fq ये ग्रेटर देन 1/2 आएगा। ये चीज समझ में आई ना आपको। आप कौन सी वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे, मॉड ऑफ fp माइनस fq। तो ये कैसे इक्वल है fp माइनस fq से, ये कैसे इक्वल है fp माइनस xq, ये भी कैसे इक्वल है fp माइनस xq, ये भी कैसे इक्वल है fp माइनस xq से। यहाँ पे आ गया लेस देन, तो मैंने डाल दिया लेस देन, डाला। फिर मैंने क्या किया, लेस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, तो मेरा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन छोटा हो गया, हो गया। अब फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यानी मेरा ये जो मैंने इक्वल टू का साइन डाला हूं ये कैसे इक्वल है, इस फ्रैक्शन से, ये भी कैसे इक्वल है, इस फ्रैक्शन से, ये भी कैसे इक्वल है, इस फ्रैक्शन से। बट ये जो फ्रैक्शन है ये लेस है, किससे, इस फ्रैक्शन से। ये फ्रैक्शन कब मिला, जब आपने सॉल्व किया मॉड ऑफ fp माइनस fq। तो याद रखना यहाँ पे अगर आपने ग्रेटर देन का साइन डाला तो आप हर जगह पे ग्रेटर देन डालते हुए चलोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आप ये रेशियो को सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे ये रेशियो की वैल्यू ये है, ये रेशियो की वैल्यू ये है, समझा पक्के में। तो यार यहाँ पे तो हमको चाहिए था लेस देन आना चाहिए, हमने क्या बना दिया, ग्रेटर देन बना दिया। मतलब अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाए 1/2 तो ये तो रेशियो 1/2 से बड़ा आने वाला है, आएगा पक्के में। तो आप लिखेंगे फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ fp माइनस fq, ये बड़ा आ रहा है 1/2 से। 1/2 मैंने क्या इक्वल लिया, एप्सिलॉन की, तो ये तो बड़ा आ गया एप्सिलॉन से। फॉर एवरी p कमा q ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, क्योंकि मेरी p और q की वैल्यू मैंने एक कंडीशन में निकाला कि m से इक्वल या बड़ी रहनी चाहिए।
उल्टा प्रूव हो गया, मेरे को प्रूव करना था कि लेस देन एम आई, है ना, तो मैं वो कर पाया क्या, नहीं कर पाया। एन सीरीज कन्वर्जेंट है क्या, नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2 it is not possible to find a positive integer m such that mod of fp minus fq mod of fp minus fq is less than epsilon for every n greater than equals to m। ये थी हमारी डेफिनेशन, ये हमको प्रूव करना था। ये प्रूव हुआ क्या, नहीं, हमसे उल्टा ही प्रूव हो गया कि एफ पी माइनस एफ क्यू इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। अगर लेस देन एप्सिलॉन आता तो हम बोलते थे वो कैसी है, कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो कन्वर्जेंट होंगी क्या, नहीं होंगी। तो आप लेंगे देयरफॉर सीक्वेंस, क्या बोला था, एफ एन, देयरफॉर सीक्वेंस एफ एन इज नॉट कन्वर्जेंट। आ जाएगा, आप रीजन डाल दो यहाँ पे। रीजन क्या आएगा, बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। आप लिखेंगे बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। उसने मुंह फोड़ के पूछा था तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अगर खुद से नहीं पूछा रहता तो हम यहाँ पे लिखते क्या, नहीं लिखते। हमने तो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के रखा है पूरी डेफिनेशन के साथ, तो ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन फिर भी उसने पूछा था तो हमने लिख दिया, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्जेंट नहीं है ना। सॉरी, इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस लिखेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे, इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। और क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है करके ये कन्वर्जेंट नहीं रहेंगे, तो हमने देयरफॉर बाय कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन, या तो कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, दोनों में से कोई एक मेंशन करना है यहाँ पे। सीक्वेंस एफ एन इज नॉट कन्वर्जेंट, समझे, दोनों में से कोई एक लिखना, कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस या तो कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस। पहले तो हमने बताया कि कॉची सीक्वेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही मतलब बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस या तो कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, आप बोल सकते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। उम्मीद है समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अगर कभी बोले कि कन्वर्जेंट नहीं है प्रूव करो तो आपको दिक्कत ना हो। So that the sequence fn, अच्छा याद रखना यहाँ पे उसने क्या मेंशन किया है, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, तो आप रीजन में भी क्या लिखेंगे, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तब आप क्या लिखते हैं, बाय कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन। दोनों का मेथड सेम होता है, दोनों का कंसेप्ट भी सेम होता है, बस लिखने का तरीका चेंज होता है ना, समझे पक्के में। so that the sequence fn where fn की वैल्यू दी है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू 1/2n minus 1 is not a Cauchy sequence. Is it convergent?
आपको बताना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और कॉची सीक्वेंस नहीं है ये प्रूव करना। आपको मालूम अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो कन्वर्जेंट तो नहीं छोड़ने वाली है। तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले एफ एन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एफ एन क्या है हमारे पास 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू 1/2n माइनस है। फिर हम क्या लेते थे, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। हमको दिखाना है कन्वर्जेंट नहीं है, तो पी और क्यू लेके सॉल्व कर लेंगे हम। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 लिया एंड पी को ले लेता हूं 2m, क्यू को ले लेता हूं m, सो दैट मेरा p और q हमेशा ग्रेटर देन इक्वल रहे मेरे m से आ जाएगा। फिर क्या निकालते हैं आप वैल्यू, मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू की, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एफ पी, पी की वैल्यू क्या है 2m माइनस एफ क्यू की वैल्यू क्या है m, तो आ जाएगा मॉड ऑफ। अब देखो 2m मतलब जहां पे n है उसके जगह आपको क्या लिखना है 2m, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू 1/2 इंटू n के जगह क्या आया 2m माइनस 1। ये हो गया आपकी पहली टर्म। फिर कौन सा साइन है माइनस एफ एम, जहां पे n है उसके जगह m रखो तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू 1/2 इंटू n के जगह आ गया m माइनस 1 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या आएंगे आंसर यहाँ पे। फिर से आप इसको समझना अच्छे से। पहला है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू 2 से बढ़ रही है, ठीक है, तो ये चीज याद रखो। 2 2 जार, यहाँ पे वैल्यू है 4m माइनस 1 है। 4m माइनस 1 कब मिला होगा, जब 2m में ऐड हुआ होगा 2m माइनस 1 ऐड हुआ होगा, समझा। 2m में क्या ऐड हुआ होगा 2m माइनस 1, तब मेरे को क्या मिला यहाँ पे 4m माइनस 1, यानी यहाँ की जो लास्ट टर्म ये मेरे को कब मिली, जब मैंने 2m में ऐड किया 2m माइनस 1 किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में यहाँ तक। तो चलिए अब हम इसको लिखेंगे, ये जा रहा है हमारा कहाँ तक 1/2 इंटू 2 4m माइनस 1। 4m माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2m प्लस 2m माइनस 1। ये कैसे लिखाना समझा ना, 2 2 जार 4 था 4m माइनस 1। 4m माइनस 1 को मैंने क्या लिखा 2m प्लस 2m माइनस 1। ये क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू 1/2m माइनस 1 आया। अब देखो 2m जो है ये बड़ा है m से, मतलब 2m वाले में ज्यादा टर्म आएंगे एज कंपेयर टू m वाले। तो यहाँ पे जितनी ये m वाली टर्म्स है और यहाँ से उसकी जितनी m वाली टर्म्स होंगी सब क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो लास्ट टर्म जो कैंसिल होंगी वो कौन सी होंगी 2m माइनस 1, ये वाली टर्म हो जाएंगी कैंसिल होगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब बताइए 2m माइनस 1 के बाद जो अगली टर्म आएंगी वो कितनी आएंगी। देखो डिवीजन में 1 था, 1 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 5, कितने से बढ़ रहा 2 से। तो यहाँ पे 2m माइनस 1 तो वाली टर्म होने वाली है कैंसिल होने वाली है। तो 2m माइनस 1 वाली टर्म कैंसिल होने के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी 2m, इसमें ऐड करो तो माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा 2m प्लस 1। तो पहली टर्म आएंगी 1/2m प्लस 1, अगली आएंगी उसमें और 2 ऐड करो 2m प्लस 1 प्लस 2 3, उस पर और 2 ऐड करो 2m प्लस 5, ऐसा होते जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आएंगे आपकी जो कटने की बची है 2m प्लस 2m माइनस 1। समझे कैसे लिखा पक्के में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज जो समझना है 2m बड़ा है m से है, तो ये 2m वाले में नेचुरली ज्यादा टर्म आएंगे एज कंपेयर टू m वाले से। तो m वाले की लास्ट टर्म क्या है 1/2m माइनस 1, तो 2m वाले में भी वाली टर्म पक्के में बनी होगी ना। 2m माइनस 1 तक आया होगा, फिर आएगा 2m माइनस 1 के बाद अगली टर्म कितने से बढ़ रही है 2 से, 3 के बाद 5 आ रहा है।
तो 2m-1 में +2 करो तो आएगा 2m+1, फिर आएगा +3, फिर आएगा +5 और लास्ट टर्म क्या आएगा 2m इंटू 2m-1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता? सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है, m क्या है हमारे लिए, यहाँ पे एक इंटीजर रहने वाला है, ठीक है। इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो 2 1 2, 2 में से 1 गया 1 आएगा। और यहाँ पे हर एक नंबर फिर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सिर्फ ये एक जगह है जहां पे मेरे को नेगेटिव साइन दिख रहा था 2m-1, यहाँ पे भी m की मैंने सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू लिखा है जो है 1, 2 1 2, 2 में से 1 गया तो 1, 2m+1, यानी हर एक नंबर मेरे लिए कैसा आने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, आने वाला है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, ये आ जाएगा इक्वल 1/2m+1, 1/2m+3, 1/2m+5 अप टू 1/2m+2m-1, क्योंकि सब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मेरे को मॉड से कोई मतलब है क्या, नहीं। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर आने के बाद भी वो कैसे रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो उसमें कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो एज इट इज लिख दिया मैंने इसको। अब मेरे को क्या दिखाना है, ये वाली वैल्यू इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, नॉट अ कॉची सीक्वेंस। कॉची कब आएगा, जब लेस देन एप्सिलॉन। तो नॉट कॉची करना है तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिखा दो। ग्रेटर का साइन चाहिए, कौन सा साइन चाहिए, ग्रेटर का साइन चाहिए, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर रहेंगी, है ना। अब ग्रेटर रहेंगी किससे, आपको क्या करना है, जो रिजल्टेंट रेशियो है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दूंगे। तो यहाँ पे अभी तक क्या था, 1/2m+1 था, मैं इसको 1/2m+2m लिख देता हूँ, लिख दूं +1 यहाँ पे था 2m+3, इसको लिख देता हूँ 2m+2m, यहाँ पे 2m+5 मैं इसको लिख देता हूँ 2m+2m, और लास्ट वाले को लिख देता हूँ 1/2m+2m। यहाँ पे 2m-1 था, मैंने इस पे एक और ऐड कर दिया, तो और बड़ी कर दिया मैंने वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू को बड़ा किया। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू को बड़ा किया, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन मेरे को मिला वो कैसा मिला, लेस देन मिला। ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर हमको अभी यहाँ पे लेस देन बनाना होता तो हम क्या कोशिश करते थे, हम यहाँ पे करते थे, हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को छोटा करते थे ताकि फ्रैक्शन बड़ा हो। डिनोमिनेटर को अगर आपने छोटा किया तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बड़ा मिलता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर आपने बड़ा किया तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन छोटा मिलता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए बताइए क्या मिलेगा। ये वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2m+2m 4m, 1/2m+2m 4m, 1/2m+2m 4m, और लास्ट 1/2m+2m 4m। ये भी टोटल कितने टाइम्स आ रहा है, m टाइम्स आ रहा है पक्के में। 2m+1 से शुरू किया था, यहाँ पे देखो आ गया 2m-1, और सिर्फ ऑड टर्म आ रहे थे, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 2m-1 अगर लास्ट टर्म है तो टोटल कितनी टर्म हुई, वहां पे m टर्म्स हुई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में आता। अब बताओ अगर आप इसको m टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, m/4m, mm कैंसिल, तो वैल्यू आई 1/4 की। यानी आपने जो ये लेस वाला फ्रैक्शन लिया था, इसको सॉल्व करने पे मेरे को क्या आंसर मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता है क्या, देयरफॉर ये जो 1/4 मिला मेरे को, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे मिला, ये कैसा है, लेस है। किससे, इस फ्रैक्शन से। ये फ्रैक्शन मेरे को कब मिला, जब मैंने सॉल्व किया था इस वैल्यू को, जो है mod ऑफ fp माइनस fq, mod ऑफ fp माइनस fq।
फॉर एवरी p, q ग्रेटर देन इक्वल टू m। आ रहा है? अब देखो यहाँ पे वाली वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर आ गई 1/4 से, तो जिससे बड़ी आ गई उसी को ले लो एप्सिलॉन। तो आप लेंगे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4। 1/4 ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है, तो मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 ले सकता क्या? बिल्कुल ले सकता। तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 मेरे को क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू। ये कैसा है, ग्रेटर देन 1/4। तो आगे ग्रेटर देन 1/4 का एक वैल्यू है एप्सिलॉन की, फॉर एवरी p, q ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मैं ऐसा एक भी m निकाल पाया क्या जिसके लिए वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ पाए? नहीं निकाल पाया। एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 के लिए ये तो क्या हो रहा है, ग्रेटर आ रहा है, मेरे को चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन। मेरा काम जमा क्या? नहीं जमा। तो आप लेंगे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 इट इज not possible to find any positive integer या any natural number. It is not possible to find any positive integer m। किस तरीके से? such that कि हमारी जो डेफिनेशन है मॉड ऑफ such that for एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू ये आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। या तो आप सिर्फ इतना लिख दो सच दैट मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी p, q ग्रेटर देन इक्वल टू m। ऐसा एग्जैक्ट छाप दो, फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एनी पॉजिटिव इंडिविजुअल m सच दैट मॉड ऑफ एफ पी माइनस एफ क्यू इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एफ p और q क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर ये निकाल पाते तो क्या होती है, कॉची सीक्वेंस होती। आप निकाल पाए क्या? नहीं निकाल पाए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस fn इज नॉट अ, कॉची का सी बड़ा लिखना, इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। अब बताओ अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पहले तो हमको प्रूव करना था कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, फिर पूछा था ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर कॉची सीक्वेंस होती तो कन्वर्जेंट होती, अगर कॉची सीक्वेंस नहीं तो कन्वर्जेंट भी नहीं। तो आप लिखेंगे बाय कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस सीक्वेंस fn is not convergent sequence, या तो is not convergent, बस इतना लिख दो, is not convergent। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? तो उम्मीद है यहाँ तक के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। स्पेशली कॉची सीक्वेंस के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।